नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत, आपका साथी, आपका हमसफर, आपका होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। और बज चुके हैं 9 और आज तारीख 20 मई 2021 को आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की ओर से आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आज आपने दिन बहुत अच्छे से गुजारा होगा और आने वाले दिनों में भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और इस कोरोना महामारी के खिलाफ जो एक जंग है उस जंग में अपनी जीत ज़रूर दर्ज कराएंगे। और इस बीच में ये आपको ज़रूर कह दूं कि बीते दिनों जिन लोगों ने भी कोरोना महामारी के वजह से जान गंवाई है, उन सभी को रेडियो उड़ान की ओर से हार्दिक हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और साथ ही साथ आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना भी ध्यान रखिए। कोविड के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो प्रोटोकॉल सेट किया गया है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए, उन नियमों का पालन करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और सरकार का, प्रशासन का और साथ दीजिए ताकि हम इस महामारी को हरा सकें। अभी कुछ दिनों से खबर ज़रूर ये है कि एक जो लहर के बाद थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है कोविड का कहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियमों का पालन करना बंद कर दें। तो मास्क पहनिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए चीज़ों को और सैनिटाइज होते भी रहिए ताकि हम अपने आप को, फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि कोविड से बचा सकें। इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। तो फिलहाल कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत, खैर मकदम, खुशामदीद। और अब प्रोग्राम को आप कैसे सुन सकते हैं, जल्दी जल्दी आपको ये भी बता देता हूँ कि आप प्रोग्राम को सुनने के लिए हमारी ऐप्स प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर भी प्ले बटन को डायरेक्टली प्रेस करके भी आप सुन सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट जो विनैम्प और वीएलसी मीडिया जैसे मीडिया प्लेयर्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आप उन्हें पीसी पर रेडियो उड़ान और हमारे सभी प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/रेडियो उड़ान, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स हमारी ओर से मिलती रहें। और जितनी वीडियोस रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचें, ताकि आप हमारे जो प्रोग्राम्स आपके लिए वेबकास्ट किए जाते हैं उन प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकें और उनका लाभ भी उठा सकें। तो ज़्यादा बातें न करते हुए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत। आइए सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस आपके लिए। कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ऑटिज्म से पीड़ित मरीजों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के अभियान का आयोजन। दिल्ली डिसेबल्ड एक्टिविस्ट की मांग, दिव्यांगजन के लिए कोविड वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो बाधा रहित। महाराष्ट्र में मानसिक रोगियों को आइडेंटिटी कार्ड के बगैर भी मिल सकेगी कोविड वैक्सीन। पणजी, गोवा में खुले दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र। और लुधियाना की भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा द्वारा दिव्यांग केंद्र में कोविड आइसोलेशन केंद्र की शुरुआत। तो आइए दोस्तों, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक छोटा सा लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते।
इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। बदलता दो जो बदल देगा समाज की सोच को। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स जारी आपके लिए। न्यूज हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ें डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आप हैं डॉग लवर तो आपको हमारी अगली न्यूज जरूर पसंद आएगी। ये न्यूज है जोजो और उसके जैसे अन्य विकलांग डॉगीज के बारे में। रोबोटिक्स प्रोफेशनल मिलिंद राज पिछली गर्मियों में लखनऊ शहर को साफ करने के लिए ड्रोन कैमरा के माध्यम से जायजा ले रहे थे, जब उन्होंने अपने कैमरा में एक नाले में फंसे सुंदर से सफेद कुत्ते को देखा तो मिलिंद ने उसे बचाया और डॉक्टर के पास ले गए। पशु चिकित्सक से पता चला कि वो दृष्टिबाधित है, बहरी है और कुछ मनुष्यों द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित भी है। ये जानने के बाद मिलिंद राज ने जोजो के लिए एक रोबोट बनाया जो उसके लिए भोजन लाता है, स्नैक्स और दूध का कटोरा भी लेकर देता है। कुछ ही दिनों में जोजो ने एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया और रोबोट के पीछे पीछे घूमना भी। जोजो अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके रोबो को ढूंढ लेती है। राज बताते हैं कि जोजो को अभी भी इंसानों का साथ रास नहीं आता है। एक समय था जब भारत में कुत्तों को सिर्फ घर संभालने वाले प्राणी के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वे हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन किसी महंगी विदेशी नस्ल को अपनाना एक बात है और विकलांग कुत्ते की देखभाल करना दूसरी ही बात है। लेकिन मिलिंद राज जैसे लोग इसको चुनौती न मानते हुए देखभाल और आम जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही एक अन्य परिस्थिति देखी जाए तो उसमें मालविका चक्रवर्ती के पास 11 कुत्ते हैं, जिनमें से 2 विकलांग हैं। इनमें से बनी एक शांत, हैप्पी, 2 पैरों वाला बहादुर कुत्ता है और ब्रेव 2.5 साल का एक शरारती कुत्ता है जिसके चारों पैरों को एक दुर्घटना में बेरहमी से काट दिया गया था। धीरे धीरे बनी और ब्रेव दोनों ही अन्य कुत्तों के साथ अपने जीवन का आनंद लेने लगे हैं। मालविका चक्रवर्ती ने ब्रेव के लिए एक प्रैम का इंतजाम भी किया है। ऐसे तकनीकी इन्वेंशंस भी है जो विकलांग कुत्तों को संभालने में डॉग लवर्स की मदद करते हैं। हाल ही में मालविका जी को एक ऐसी व्हील चेयर मिली है जिसमें बनी अपनी पूंछ के सहारे स्वतंत्रता से घूम सकेगा। वहीं कोयम्बतूर में एक पिता बेटी की जोड़ी ने अपने नए गोद लिए कुत्ते के लिए व्हील चेयर का निर्माण करवाया है। हैप्पी कार्ड्स कंपनी के फाउंडर उत्कर्ष गारे विकलांग लोगों के लिए कस्टमाइज्ड व्हील कार्ड डिजाइन करते हैं तथा बेचते भी है। इन्होंने वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर जरूरत के अनुसार व्हील चेयर डिजाइन करने में महारत हासिल कर ली है। दोस्तों, ऐसी ही एक अन्य कंपनी का नाम है मिंट बोल। मिंट बोल के मालिक श्री भूमित व्यास बताते हैं कि यूएस में व्हील चेयर्स 500 से $800 में बनाई जाती है, यानी कि लगभग 36,000 से 60,000 रुपए में। अगर हम रीजनेबल रेट वाली डॉग चेयर्स बनाएंगे तो लोग इन्हें खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। पेट के आकार के अनुसार हम 2,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की व्हील चेयर्स बना सकते हैं। है ना ये कमाल की बात? फ्रेंड्स, गुड़गांव के उम्मीद एनिमल्स फाउंडेशन के निदेशक श्री निखिल महेश बताते हैं कि डिसेबल्ड डॉग का अडॉप्शन ना के बराबर है। जानवर अपने आप को परिस्थिति अनुसार ढालने में माहिर होते हैं। डिसेबल्ड डॉग को संभालना और किसी आम डॉग को संभालना एक समान ही होता है।
गुड़गांव की पूनम सिंह ने दृष्टिहीन माइलो को पिछले साल अडॉप्ट किया था। तब उनकी माँ और अन्य रिश्तेदार इसे एक अतिरिक्त बोझ समझते थे, लेकिन माइलो ने अपनी सूंघने की शक्ति और सुनने की काबिलियत से कुछ ही दिनों में खुद को एक नॉर्मल रूटीन दे दिया। आज माइलो पूनम जी के परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिस पर सभी को नाज है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के एल्विन पिंटो ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले रेनबो को गोद लिया। पिछले दोनों पैरों से अक्षम रेनबो उनका 5वां पेट है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से एल्विन अपनी जॉब खो चुके हैं और अपने डॉगीज के अडॉप्शन के लिए काफी चिंतित है। कोरोना काल में दिव्यांगजनों को लड़नी पड़ रही है दोहरी लड़ाई। फ्रेंड्स, कोविड की दूसरी लहर भारत की आबादी को बेरहमी से तबाह कर रही है। लोग अपने प्रियजनों के लिए अस्पताल में बिस्तर, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने वाला भारत अब अपनी आबादी के लिए एक सुचारू टीकाकरण अभियान स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। विनाशकारी दूसरी लहर के बीच ही टीकों की संख्या घटती जा रही है। ऐप और वेबसाइट बेस्ड टीकाकरण में भारत के नागरिक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का गेम खेल रहे हैं। इस सब के बीच विकलांग लोगों को टीका प्राप्त करने के लिए मुश्किलें आ रही है। व्यक्तिगत सहूलियत की बात करें तो अस्पतालों में बेड मिलना या जरूरत के समय ऑक्सीजन मिलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोलकाता से अपना अनुभव साझा करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कोविड पॉजिटिव होने पर और ऑक्सीजन की जरूरत होने पर भी उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम होने के कारण अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसी हालत में 2 दिनों तक उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। ऐसे ही एक दुखद घटना में लगभग 24 साल के विकलांग युवा वयस्क के माता पिता कोविड पॉजिटिव होने के कारण चल बसे। भले ही ये युवा अब जैविक रूप से बच्चा नहीं है, लेकिन उसे देखभाल की जरूरत तो है ही। ऐसे दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार के पास कौन से प्रावधान है? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाए तो वो कहाँ भर्ती हो सकता है? अधिकांश विकलांग लोगों के लिए टीकाकरण एक दुर्गम प्रक्रिया बन गई है। 24 अप्रैल को दृष्टिबाधित एक्टिविस्ट केतन कोठारी ने फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ब्लाइंड होने की वजह से उन्हें और उनकी पत्नी को परेशान किया गया। कोविड-19 सहायता के लिए बनाई गई वेबसाइट और ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुनने में अक्षम लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 की राहत और सहायता कार्य हेल्पलाइन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। ऐसे में संवाद अधूरा रह जाता है और समाधान नहीं मिल पाता है। जानकारी प्राप्त करना सुनने में अक्षम लोगों के लिए एक बड़ी बाधा है। हालांकि केरल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग यानी NISH ने व्हाट्सएप वीडियो चैट के माध्यम से एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। अधिकांश विकलांग लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट की माने तो 80% विकलांग लोग गरीबी में रहते हैं। दूसरी लहर के बाद भी सरकार ने अभी तक इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। विकलांग लोगों को अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच NPRD ने #DisabledLifeMatters के साथ एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। बड़ी संख्या में NPRD के सदस्यों ने अपने प्रदर्शन के हिस्से के रूप में फेसबुक लाइव और ट्विटर अभियानों पर सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद अपनी मांगे ईमेल द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। इन मांगों में शामिल है सभी दिव्यांगजनों और देखभाल कर्मियों के लिए घर पर ही टीकाकरण की मांग, महामारी की अवधि के दौरान सभी विकलांग लोगों को 7,500 रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि, सभी विकलांगों को मुफ्त राशन और भोजन किट, मांग करने वाले सभी दिव्यांगजनों को मनरेगा के तहत रोजगार, एक नया शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम कानून, सभी राज्यों में विकलांग लोगों के लिए टोल फ्री सुलभ हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी राज्यों में टोल फ्री हेल्पलाइन, लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में विकलांग लोगों के लिए रियायत,
दोस्तों, एक उम्मीद है कि एनपीआरडी द्वारा की गई मांगों को प्रधानमंत्री कार्यालय में गंभीरता से लिया जाएगा। आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ही तो विकलांग जनों को सक्षम बना सकती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक अच्छी खबर। महाराष्ट्र में मानसिक रोगियों को आइडेंटिटी कार्ड के बगैर भी मिल सकेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, पिछले हफ्ते भर से ठाणे और रत्नागिरी के मेंटल हॉस्पिटल्स में आईडी कार्ड देखकर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में आईडी कार्ड के बिना ही मेंटल इलनेस पेशेंट को वैक्सीन मिल सकेगी। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर साधना ताइडे ने बताया कि प्रक्रिया 20 मई के बाद से ही शुरू कर दी गई है। ये अभियान धीरे धीरे वृद्धाश्रमों, पुनर्वास केंद्रों यानी रिहैब सेंटर्स के निवासियों के साथ साथ निराश्रितों यानी बेघर लोगों और भिखारियों को भी कवर करेगा, जिनके पास पहचान का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी असेसमेंट इंजीनियर की पोस्ट खुल गई है। इस पोस्ट के लिए 3 से लेकर 5 साल तक के अनुभव की जरूरत है और ये पोस्ट बेंगलोर और गुड़गांव इन 2 लोकेशंस के लिए खुली है। भर्ती के लिए टियर 1, टियर 2 या टियर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक उम्मीदवारों को प्राधान्यता दी जाएगी। उम्मीदवार के लिए आवश्यक कौशल यानी नीडेड टॉप स्किल्स है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग यानी अभिगम्यता परीक्षण WCAG, सेक्शन 508, WAI, ARIA इम्प्लीमेंटेशन, JAWS या NVDA और DEC उपकरण। इस जॉब के लिए CTC है 8 to 10 lakhs per annum। आवेदन के लिए कृपया अपना CV ईमेल करें hr.mihsanfoundation@gmail.com, hr.mihsanfoundation@gmail.com पर। फ्रेंड्स, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पैंडेमिक की रोकथाम से जुड़े नियमों का आलेख साझा किया है। इसमें कम्युनिटी कंटेनमेंट यानी बड़े कंटेनमेंट क्षेत्रों के ऊपर लागू होने वाले नियमों को विस्तार से बताया गया है। चूँकि वायरस सिर्फ एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है, इसीलिए वायरस की रोकथाम के लिए मनुष्य पर निर्बंध लगाना जरूरी है। आइए रोकथाम की नीतियों में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को सुनते हैं विस्तार से। व्यक्तिगत कार्यों पर लगाए गए नियमों में शामिल है मास्क पहनना, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, हाथों को हमेशा साफ रखना, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना, सामूहिक सभाओं या सम्मेलन में हिस्सा न लेना। सुनते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए साझा किए गए नियम। कोविड पॉजिटिव हो जाने पर जरूरी है क्वारंटाइन करना, ताकि संपर्क के टूटने से वायरस का प्रसार भी रोका जा सके। पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन करना और टेस्ट करना। क्लियर बाउंड्रीज वाले प्रतिबंध क्षेत्र बनाकर नियमों का सही ढंग से पालन करना और अतिरिक्त नियम बनाना। अगर किसी निर्धारित क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते में 10% से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं, तो इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ये नियम सभी राज्यों में लागू रहेंगे। और अब सुनते हैं प्रतिबंधित क्षेत्रों में लागू की जा रही नीतियाँ। सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू कंपलसरी रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं उत्सवों से जुड़े गैदरिंग्स करना मना रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग तथा अंतिम संस्कार के समय अधिकतम 20 लोगों को उपस्थिति की अनुमति है। सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पास, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल 50% की क्षमता से चलाया जाएगा। आगे सुनते हैं कुछ जरूरी नियम तथा निर्बंध। सभी प्रभागों और जिलों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेट ये नीति जारी रहेगी। अधिकतम टेस्टिंग और कोविड व्यवहार का कठोरता से पालन किया जाएगा। योग्य आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए अनुरोध किया गया है तथा 100% वैक्सीनेशन का टारगेट भी रखा गया है। प्रतिदिन हॉस्पिटल बेड्स की संख्या का विश्लेषण किया जाएगा। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, दवाइयों और वैक्सीन की आपूर्ति
सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर या कार्यालयों में और यातायात के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सामाजिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध है और इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। जहां तक संभव है घर से ही काम करें और सरकार के लागू नियमों का पालन करें। याद रहे, कोरोना से जंग अब भी जारी है। पणजी में खुल गए हैं दिव्यांग दोस्तों के लिए स्पेशल टीकाकरण केंद्र। रेडियो उड़ान के सभी दोस्तों को याद दिला दे कि देश भर में 18 साल के ऊपर के सभी विकलांग तथा गैर विकलांग लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन लेकर अपना योगदान दे। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं गोवा के पणजी से आ रही एक खुशखबर। पणजी में 18 साल के ऊपर के दिव्यांग जनों के लिए टीकाकरण के स्पेशल सेंटर्स खोले गए हैं। पोरवोरिम के संजय स्कूल के चेयरमैन श्री गुरु प्रसाद पावस्कर ने बताया कि स्कूल में हर रोज सुबह 9:30 से 12:30 तक तथा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक केवल दिव्यांग जनों के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण भी तैयार किया है। इसी तरह पणजी के मारगांव अर्बन हेल्थ सेंटर में और साथ ही साथ रविंद्र भवन वास्को की निचली मंजिल पर स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो चुके हैं। इसी बीच डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा यानी DRAG के निदेशक मिस्टर एल्विनो डी सा ने राज्य आयुक्त को पत्र लिखकर बताया है कि गोवा में कोविड के इलाज को लेकर कई दिव्यांग जन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेष बच्चों को पॉजिटिव होने पर अपने माता पिता के साथ रहने की अनुमति नहीं है। श्री डेसा ने राज्य आयुक्त सरकार से अनुरोध भी किया है कि वे हर एक जिले में एक स्पेशल कोविड सेंटर का निर्माण करें, जिसमें दिव्यांगों को अपने माता पिता के साथ विलगीकरण करने की अनुमति हो। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है अभी दोस्तों, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी कंटिन्यू रहेगा। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ। हम अभी आते हैं। मैं दिलराज कौर प्लेबैक सिंगर बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। डिटेल न्यूज बुलेटिन आइए कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। लुधियाना के ऋषिनगर में भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा द्वारा विवेकानंद दिव्यांग केंद्र में कोविड आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस आइसोलेशन सेंटर में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। इस आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर श्री वीरेंद्र शर्मा व पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर बहुत से महानुभाव उपस्थित रहे। एक समाचार पत्र में छपी खबर के हवाले से आपको बता दें कि इस आइसोलेशन केंद्र में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड्स हैं। 24 घंटे डॉक्टर, दवाई व सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था रहेगी। साथ ही रोगियों की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उनके लिए भजन, लोकगीत, योग, संगीत जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रबंध भी किया गया है। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र मुंबई में
कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक नई पहल हो सकती है। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा बीएमसी को यह निर्देश जारी किया गया है कि वह घर घर जाकर वृद्ध व दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर सकता है, जिसके लिए केंद्र की हरी झंडी की आवश्यकता भी नहीं है। जस्टिस दीपांकर गुप्ता व जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं भी दी गई है तो बीएमसी इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकता है। एक समाचार पत्र की यदि माने तो कोर्ट की इस पीठ ने बीएमसी से पूछा है कि क्या वे इस पहल के लिए आगे आएंगे, क्योंकि पीठ ने नोटिस किया है कि केंद्र सरकार द्वारा डोर टू डोर वैक्सीनेशन की ओर ध्यान नहीं दिया है। पीठ ने कहा कि यदि बीएमसी इस कार्यक्रम की शुरुआत करता है कि कोर्ट द्वारा उसे इस बात की इजाजत दी जाएगी। इस मामले में कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चायल को हल्फनामा दायर कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लड़ाई में अब हर दिन महत्वपूर्ण है। दरअसल कोर्ट ध्रुति कापाड़िया व कुणाल तिवारी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार को डोर टू डोर वैक्सीनेशन की ओर ध्यान देने को कहा गया था, जिसमें 75 की आयु से अधिक के वृद्धजन व दिव्यांगजनों को डोर टू डोर वैक्सीनेशन की बात कही गई थी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र को अपनी उस पॉलिसी को पुनः विचारित करने को कहा गया जिसमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन को असंभव बताया गया है। केंद्र की ओर से केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि केंद्र की ओर से इस संदर्भ में विचार करने के लिए सपर कमेटी बना दी गई है। छत्तीसगढ़ रायपुर के शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के टीकाकरण केंद्र में दिव्यांग श्रेयांश टीका लगवाने पहुंचे। आपको बता दें कि श्रेयांश चलने फिरने में असमर्थ हैं। मेडिकल स्टाफ को जब उनकी इस परेशानी का पता चला तो उन्होंने कार में ही श्रेयांश का टीकाकरण किया और इससे उत्साहित होकर श्रेयांश ने सभी को टीकाकरण के लिए आने की अपील की। आपको बता दें कि श्रेयांश 22 वर्षीय दिव्यांग युवक है जो शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीकाकरण के लिए पहुंचे थे। श्रेयांश के पिता उन्हें कार में बैठाकर टीकाकरण के लिए लाए थे। इस अवसर पर उन्हें टीकाकरण के पश्चात कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ न होने पर घर जाने दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी के लिए आवश्यक है कि वे टीकाकरण करवाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, कोलकाता में अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा खास ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोविड का टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया है। कोलकाता का प्राइवेट अस्पताल अपोलो ग्लेनेगल्स ने शहर के 4 केंद्रों से 19 से 35 वर्ष के आयु के वर्ग में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को कोविशील्ड की पहली खुराक दी है। दोस्तों, भीड़ में इंतजार करना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और घंटों तक मास्क लगाए रखना ऑटिज्म से ग्रसित लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अपोलो ग्लेनेगल्स के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत हर एक वैक्सीन लेने वाले को एक निश्चित समय पर बुलाया गया और उनके बीच 2-2 घंटे का गैप भी रखा गया, जिसकी वजह से पेशेंट्स, पेरेंट्स, गार्डियंस या केयर गिवर्स को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ा। ऑटिज्म से ग्रसित 19 साल के अपने बेटे को वैक्सीन दिलाने आई देवजानी भट्टाचार्य ने अपना अनुभव बयान करते हुए कहा कि वे सरकार ने 18 से ऊपर टीकाकरण खोल दिया तभी से अपने बेटे को वैक्सीन देना चाहती थी, लेकिन लंबे समय के इंतजार के कारण ये काम टलता ही जा रहा था। लेकिन अपोलो ग्लेनेगल्स के इस अभियान में मात्र 1 घंटे के भीतर ही टीकाकरण किया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि दूसरा शॉट भी अस्पताल में ही दिया जाएगा। कार्यक्रम के पहले ही दिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पहला शॉट लेने में भी दिक्कत आई, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़े और जिसके लिए समय सुरक्षित किया गया था। अपोलो ग्लेनेगल्स अस्पताल के मनोचिकित्सक श्री जय रंजन राम ने कहा कि कई माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीन देना चाहते हैं। विकलांगता लोगों को संक्रमण के प्रति संवेदनशील बनाती है। कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को समझना और बनाए रखना मुश्किल है। अस्पताल के उपाध्यक्ष श्री जॉय बासु के मार्गदर्शन में 4 विलगित टीकाकरण एरियाज और 4 अलग थलग बिलिंग काउंटर्स भी बनाए गए। श्री जय रंजन राम ने आगे कहा कि अगर निजी और सरकारी अस्पताल हफ्ते में 1 दिन विकलांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सुनिश्चित करे तो ये काम आसानी से हो सकता है।
ऑटिज्म सोसाइटी वेस्ट बंगाल की संस्थापक इंद्राणी बसु ने कहा कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को इस प्रक्रिया के लिए लगने वाले समय का पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर कोई पूर्व सूचना न मिले तो ये उनके लिए भ्रमित करने वाला है। विकलांग लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की स्थिति में समाज में कई चिंताएं या समस्याएं मौजूद है। इंद्राणी बासु ने आगे बताया कि वे ऐसे कई लोगों से मिल चुकी हैं जिनके यहाँ कोई विकलांग सदस्य पॉजिटिव हो गया था और उन्हें समस्या ये थी कि जरूरत पड़ने पर उसे एडमिट कहाँ किया जाए। कई अस्पताल विकलांग लोगों को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव विकलांग मरीज चुनौतियों से पूर्ण स्थितियां खड़ी करता है तो उसे संभालने के लिए चिकित्सा कर्मियों को उनकी देखभाल करने में संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। कई परिवार संक्रमण की स्थिति में उन्हें आइसोलेटेड रखने के लिए चिंतित थे। इंद्राणी ने आगे बताया कि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि विकलांग लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए वे संक्रमित भी नहीं हो सकते और यही सोच सही मायनों में हमें बदलनी चाहिए। ऑटिज्म से ग्रसित युवा वयस्कों के लिए रोजगार प्राप्त करने का निःशुल्क प्रशिक्षण। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के द सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन CADRRE, जो केरला की एक NGO है, इन्होंने ऑटिज्म से पीड़ित युवा वयस्कों के लिए एक मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य युवा वयस्कों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से लैस करना है, जिनकी उम्र 18 से 24 साल है और जिन्होंने स्कूली शिक्षा के +2 स्तर को पूरा कर लिया है। उनको रोजगार के योग्य होने के लिए आवश्यक कौशल सिखाया जाएगा। लगभग 4 से 6 महीनों का ये प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और भाषण भाषा रोग विज्ञानी की एक अंतः विशेष टीम द्वारा लिया जाएगा, जिसके दौरान जीवन कौशल, संचार कौशल और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवधि के बाद नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण के 3 से 6 महीने और उसके बाद 3 से 4 महीने का ऑन साइट प्रशिक्षण भी शामिल है। ऑटिज्म से ग्रसित युवा वयस्क जो इस कार्यक्रम में पंजीकरण करना चाहते हैं, आपको माय ड्रीम जॉब इस विषय पर एक शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त विवरण लिखकर भेजना होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी ईमेल करनी होगी। याद रहे, आपको भेजना है माय ड्रीम जॉब पर एक संक्षिप्त विवरण, आपका बायोडेटा और अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसकी एक कॉपी। दोस्तों, आपको ये सब ईमेल करना है info@cadrre.org पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं ninfo@cadrre.org पर। आवेदन ईमेल करने के लिए अंतिम तिथि है 15 जून 2021। याद रहे, आपको ईमेल करना है info@cadrre.org पर या ninfo@cadrre.org पर। फ्रेंड्स, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो सामाजिक संपर्क, संचार में कठिनाई और विचार और व्यवहार के प्रतिबंधित या दोहराव वाले पैटर्न के रूप में सामने आती है। इसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने शुरू होते हैं और आमतौर पर पूरी जिंदगी भर दिखते रहते हैं। जीवन कौशल, संचार कौशल और सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित होना ऑटिस्टिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए बात करते हैं रोजगार के कुछ और मौकों की। दीपस्तंभ फाउंडेशन का मनोबल एक राष्ट्रीय स्तर का आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है। 15 वर्ष से अधिक आयु के डिसेबल्ड, अनाथ, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्र मनोबल में रह सकते हैं। मनोबल उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर परामर्श, उच्च शिक्षा, कौशल के लिए प्रशिक्षित करता है। अधिकाधिक छात्रों तक इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मनोबल अपनी टीम का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ प्रोफेशनल्स या कर्मचारियों की तलाश है। मनोबल में कुल 10 पोस्ट की रिक्ति की घोषणा की गई है। प्रधान प्रशासनिक अधिकारी, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसके लिए 5 वर्ष का NGO का अनुभव तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
हॉस्टल रेक्टर यानी छात्रावास रेक्टर, नौकरी का स्थान जलगांव महाराष्ट्र में रहेगा। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी क्षेत्र तथा 5 साल का समान अनुभव। HR ऑफिसर यानी मानव संसाधन अधिकारी, शिक्षा PG या MBA 3 साल से अधिक का अनुभव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैकल्टी एंड काउंसलर, शिक्षा ग्रेजुएट with 3 years experience in teaching any one of the subjects from UPSC, MPSC और बैंकिंग। विकलांग छात्रों के लिए काउंसलर, स्थान जलगांव और पुणे, शिक्षा RCI सर्टिफाइड पर्सन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 5 years plus एक्सपीरियंस। इसके साथ ही दीप स्तंभ फाउंडेशन के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र मनोबल ने 5 अन्य पदों की घोषणा भी की है। फील्ड ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर PRO, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव और लेक्चरर एंड काउंसलर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। इन रिक्तियों को भरने हेतु मनोबल ने कुछ कॉमन क्राइटेरिया भी साझा किए हैं। कुछ पदों पर विकलांग, अनाथ, भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सोशल वर्क, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, टेक्नोलॉजी, इन सभी स्नातकों को कुछ पदों पर प्राथमिकता मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं में पढ़ने लिखने की प्रवीणता को उत्कृष्ट माना जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट में विशेष योग्यता जरूरी है। परिश्रमिक व्यक्ति के वर्तमान मानक और कौशल अनुभव के अनुसार तय किया जाएगा। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 31 मई 2021 से पहले अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने के लिए deepstambh.ngo@gmail.com पर ईमेल करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.deepstambhfoundation.org पर। टीकाकरण हो बाधा मुक्त, दिल्ली के डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने की मांग। दोस्तों, हाल ही में समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम से पूछा गया कि सरकार की विकलांग व्यक्तियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की कोई योजना है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वे समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ चर्चा करेंगे। आज कई विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता घर पर ही टीकाकरण की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंकज सिन्हा ने प्राथमिकता के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए बाधा मुक्त पहुंच के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि विकलांग लोगों को अपने निवास स्थान पर ही टीका लगाया जाना चाहिए। लॉकडाउन के समय में टीकाकरण केंद्र पर जाना विकलांग व्यक्तियों के लिए वास्तव में एक चुनौती है। कई बार न केवल दिव्यांगों के लिए बल्कि उनकी देखभाल करने वालों के लिए भी ये एक मुश्किल काम हो जाता है। WHO के अनुसार कोविड-19 विकलांग लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन टीकाकरण का मौका सबके लिए समान होना चाहिए। बल्कि कमजोरियां और जोखिम का ध्यान रखते हुए दिव्यांग जनों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित कुमार ने मौजूदा मुद्दों पर बात करते हुए कहा, टीकाकरण केंद्रों में एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे कई लोग हैं जो बेड रिडन है और मुझे पता नहीं कि वे टीकाकरण कैसे कर पाएंगे। नेत्रहीन व्यक्ति चलने फिरने के लिए स्पर्श पर बहुत निर्भर करते हैं, उनका जोखिम बढ़ जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम, जो देश का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम था, वो घर घर में किया गया, जिससे हमें पता चला कि घर घर में टीकाकरण करना असंभव नहीं है और सरकार के पास विकलांग व्यक्तियों की एक सूची भी होनी ही चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में पढ़ाते हैं और एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता भी है, उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए कोविन ऐप की एक्सेसिबिलिटी में कई दोष हैं। प्राथमिकता डिसेबिलिटी सेक्टर का हक है। संयुक्त अरब अमीरात में पहले विकलांगों और बुजुर्गों के लिए घरेलू परीक्षण किया गया, बाद में इसे बढ़ाया गया। भारत में भी ये कोशिश की जानी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन में और जो आपको खबरें दी गई हैं आप उनसे जरूर फायदा उठाएंगे। इसी तरह अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। और आप भी अगर कोई खबर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में वेबकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें वो खबर
radioudan@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। हम उस खबर को वेरीफाई करेंगे और इसके बाद उसे वेबकास्ट जरूर करेंगे। तो इसी तरह खबरों के बाद अब बारी आ जाती है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के एडिटोरियल सेक्शन माय ओपिनियन की, जिसे पेश करेंगे दानिश महाजन। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, एक बार फिर ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ डीजे शेजवुड। आज आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम चलते चले, ये जिंदगी रुकने का नाम है। चलते चलो, ये जिंदगी थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आपको बता दूं, आप हमारे प्रोग्राम्स को हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या हमारी वेबसाइट प्ले बटन प्रेस करके भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट जो बनाई गई हैं VLC मीडिया प्लेयर्स और विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विनैम्प जैसे तमाम मीडिया प्लेयर्स के लिए, उनसे भी आप हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, या दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स गूगल होम, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है, जहां से भी आप अपनी सुविधा के मुताबिक हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। बहरहाल बारी आती है माय ओपिनियन या आवर ओपिनियन सेक्शन की। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको शो में शामिल करने की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि 20 मई को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया गया। 2012 में इसकी शुरुआत हुई और इस बार 10वां ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई लॉस एंजलिस के एक वेब डेवलपर की एक ब्लॉग पोस्ट से। उन्होंने लोगों को अवेयर किया। बाद में उन्होंने टोरंटो कनाडा के एक शख्स के साथ मिलके ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसके ऊपर एक अभियान शुरू किया। क्या है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे? इसका मकसद होता है डिजिटल इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स और जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स होते हैं या कॉमन लोग भी इकट्ठे होकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। अगर हम डिजिटल कंटेंट को एक्सेसिबल ना बनाएं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है। वेब एम की एक सर्वे की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 मिलियन होम पेज ऐसे हैं जो जहां WCAG 2.0 की किसी न किसी चीज का फेलियर है और लगभग 98% जो वेबसाइट्स पर कॉमन एरर हैं होम पेज पे किसी ना किसी तरह का, यानी कि मोटा मोटा आप एस्टिमेट लगाएं कि 90% या फिर
70 मिनिमम अगर आपको लगाना है तो 70% जो वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं इनएक्सेसिबल हैं। जब ये सारी चीज़ें इनएक्सेसिबल हैं तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। किस तरह के एरर होते हैं? जैसे कॉमन एरर्स होते हैं, जो मीनिंगफुल इमेजेस हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ना होना, एम्प्टी बटन्स को छोड़ देना, एम्प्टी लिंक्स को छोड़ देना, इस तरह के कई कॉमन एरर है जिसका ध्यान, लो कॉन्ट्रास्ट का होना, तो ऐसे कई एरर होते हैं। क्या किया जाता है इस दिन कई तरह की जो एक्टिविस्ट हैं इवेंट होस्ट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जो एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, आपस में मीटिंग्स करते हैं और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत में इस बार बैरियर ब्रेक ने वर्ल्ड की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिलके एक कैंपेन चलाया है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस बग बाउंटी कैंपेन। बग बाउंटी कैंपेन मतलब कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें लोगों से अपील की है कि वो वेबसाइट्स पर जाएं और बग्स को पहचानें और उनकी वेबसाइट पे एक लिंक दिया वहाँ पे सबमिट करें ताकि उसको बाद में हाईलाइट किया जाए और इसका सल्यूशन निकाला जाए। लेकिन जो बैरियर ब्रेक ने कैंपेन लॉन्च किया है वो पर्टिकुलरली कोविड से रिलेटेड है। कहा जाता है कि 200 कंट्रीज पर एक सर्वे किया गया कि जहां कोविड की इंफॉर्मेशन शेयर है ऐप या वेबसाइट्स पर, उसमें पाया गया कि 98% जो इंफॉर्मेशन थी वो इनएक्सेसिबल थी, चाहे ऐप्स में चाहे वेबसाइट पे, और ये 200 कंट्रीज का सर्वे था। तो आप देखें इसमें डेवलप्ड कंट्री भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। तो कोविड को दूर रखने के लिए इंफॉर्मेशन का एक्सेस करना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन सब कुछ बंद है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो हम कोविड से लड़ने में, फाइट करने में बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब 98% जो कंटेंट है इनएक्सेसिबल होगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ गई और इंफॉर्मेशन के अभाव में कई लोग इसका शिकार हो सकते हैं। तो इसको लेके ये एक बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन शुरू किया गया है ताकि इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताया जाए, बग्स को सबमिट किया जाए और कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढा जाए। तो और भी कई वर्ल्ड लेवल पे कई वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है, जो जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया है, जो डेविन और उनके जो साथ में को फाउंडर हैं, तो वो फेसबुक ट्विटर पे लगातार उनका अभियान चल रहा है। आप लोग भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसका हमारे लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरली जब मई के 3rd जो थर्सडे आता है तब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोविड के दौरान अब एक्सेसिबिलिटी की इम्पोर्टेंस और लोगों को पता चल रही है, क्योंकि अब घर से काम किया जा रहा है। तो घर से वेब पे हम काम तब तक नहीं कर सकते जब तक एक्सेसिबिलिटी ना हो। इसका जो मेन मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है उसका काम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को लेके है, डिजिटल इंक्लूजन को लेके। तो आप भी अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। और क्या आप इनिशिएटिव सजेस्ट करेंगे? बैरियर ब्रेक की वेबसाइट पे लिंक है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स हैं, किसी वेबसाइट वो बग को आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको ये सबमिट जरूर करना चाहिए। जो मैंने सर्वे का जिक्र किया 200 कंट्रीज पर हुआ, जो 98% की बात मैंने बताई, उसमें मेन बात ये है कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों या एनजीओस की वेबसाइट्स हों, लगभग सब इनएक्सेसिबल पाई गई हैं। एक जो एवरेज निकली है 98, तो जो एडवोकेट करते हैं डिसेबिलिटी को लेके या एक्सेसिबिलिटी को लेके, उसमें पता चला है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट का तो ये कर्तव्य होता है कि चीज़ों को एक्सेसिबल बनाया जाए, तो वहाँ भी हमें भारी इनएक्सेसिबिलिटी देखने को मिली है। ये तभी दूर होगी जब हम गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे, जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड लॉज है
उसको फॉलो करवाएंगे और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है एक्सेसिबिलिटी को लेके उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। बहरहाल आज के सेगमेंट में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करेंगे आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा और आप इस सेगमेंट के बारे में और पूरे प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। और फीडबैक कैसे देना है ये आपको हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बढ़ें जॉब अलर्ट्स की ओर। इंडियन रेलवे ने 3,591 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में चयनित प्रतिभागियों की मेरिट के आधार पर सूची जारी की जाएगी। आइए आपको इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी दे दें। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2021 से शुरू कर दी जाएगी। प्रतिभागी 24 जून 2021 तक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 24 जून 2021 तक उन्हें आवेदन के तहत जारी शुल्क जमा करना होगा। मेरिट सूची जारी करने की तारीख अभी रेलवे द्वारा जारी नहीं की गई है। आइए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों के पास मैट्रिक के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में आईटी डिप्लोमा होना जरूरी है, यानी आईटी होल्डर्स ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार चयनित वर्गों के लिए आयु सीमा में आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क व एससी, एसटी, दिव्यांगजन व महिला प्रतिभागियों के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्ती इंडियन रेलवे के वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिम रेलवे में निकाली गई है, जिसके लिए आपको वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.rrc-wr.com। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा बिहार में 6,338 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर व जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 4 मई 2021 से शुरू हो गई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 मई 2021 है। इन पदों की लिए योग्यता: जनरल मेडिकल ऑफिसर्स के लिए प्रतिभागियों के पास एमबीबीएस की डिग्री होना आवश्यक है। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस की डिग्री के साथ प्रतिभागियों के पास स्पेशल ट्रेड में डिप्लोमा पीजी होना भी जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा: पुरुषों के लिए इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और महिलाओं के लिए आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए व दिव्यांगजन, एससी, एसटी व महिला प्रतिभागियों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपए है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.pariksha.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का इन पदों से संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो जॉब अलर्ट्स के बाद अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट www.radioudan.com ओपन करें। यहाँ पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जिसे फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज पर, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, या हमारी मेल आईडी radioudan@gmail.com पर भी आप अपने फीडबैक्स हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ अब प्रोग्राम को खत्म करने की बारी आती है। आइए चलते चलते न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ऑटिज्म से पीड़ित मरीजों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के अभियान का आयोजन। दिल्ली डिसेबल्ड एक्टिविस्ट की मांग, दिव्यांगजन के लिए कोविड वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो बाधा रहित। महाराष्ट्र में मानसिक रोगियों को आइडेंटिटी कार्ड के बगैर भी मिल सकेगी कोविड वैक्सीन। पणजी, गोवा में खुले दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र। और लुधियाना की भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा द्वारा दिव्यांग केंद्र में कोविड आइसोलेशन केंद्र की शुरुआत।
तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।